Hey, what's up, everyone? Welcome back to my channel Explore with Rishana. And I know I'm posting it after 1 year, and that's because I was preparing for my class 10th exams. And it's February today, and boards are knocking our doors. So I hope all the board students score really well, including me. And yeah, so let's start with this chapter, Money and Credit. After my board exams, I'll be posting, not regularly, but on weekends. So I know it's been a lot of time that I'm uploading this video ever since. Like it's been so late, and we will just revise this chapter of money and credit. I know till now, by now you might be completely prepared for your exams, but still, it's just I'm using it as a revision. So without any much ado, let's start. सो हम पहले पता है कि हमें मनी बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है. हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि मनी के बारे में हम और जानें. एवरीबडी नीड्स मनी इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड. हु डजंट नीड मनी, राइट? That is true that money doesn't buy happiness, but money is essential for us. Okay, so we talk about कि पहले के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि लोग पैसे से ही, यानी पैसे एक्चुअल एज एन एक्चुअल पैसा, यानी कि आपके द पेपर मनी और द कॉइन्स, दे यूज टू गिव वन कमोडिटी टू बाय अनदर कमोडिटी. तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, POS, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आजकल तो बैंकिंग सिस्टम आ गया है जिसमें हम पैसे वैसे की बात करते हैं, एंड we can take our money, we can deposit money in there. So that's what we talk about in this chapter. So let's start. Money as a medium of exchange. Money plays a crucial role in our lives. ठीक है, मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं. I'm not talking about non-materialistic things as in happiness, security. I'm talking about materialistic things as in, जैसे कि हमें चिप्स खरीदने हैं, कुछ फूड खरीदना है, या फिर एनीथिंग, कुछ भी बड़ी चीज़ हमें अगर कार खरीदनी है तो वो हम मनी से खरीद सकते हैं, राइट? अब हमें पता है कि ट्रांजैक्शंस बनाने होते हैं. गुड्स बाय करते हैं लोग, सेल करते हैं लोग. किसकी यूज़ से? मनी की यूज़ से. इट्स अ मीडियम बिटवीन द सेलिंग एंड द बाइंग ऑफ द गुड्स. राइट. नाउ हैव यू वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? बहुत सिंपल है कि एक पर्सन जिसके पास पैसा है वो अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकता है या फिर अपनी सर्विस को एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है, जैसे कि बंदे के पास पैसा है, उसको चाहिए शूज़, तो वो उस कमोडिटी के लिए पैसा एक्सचेंज कर सकता है, तो उसको वो कमोडिटी मिल जाएगी, जैसे शूज़, राइट? दैट्स व्हाई वी नीड मनी, है ना? अगर जैसे कि हम पहली बात करें कि क्या होता था, यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने बोला, ये कहाँ गया, टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. हमने एक शू मैन्युफैक्चर की बात की है. उसको अपने शूज़ बेचने हैं मार्केट में ताकि वो वीट खरीद सके. पहली बात तो उसको शू मैन्युफैक्चरर को अपने शूज़ एक्सचेंज करने पड़ेंगे पैसे के लिए, फिर उसको पैसे से वीट खरीदना पड़ेगा. ये कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट? इसलिए डायरेक्टली उस वीट वाले को पैसे दे दो और आपको आपकी वो मिल जाएगी. दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर. अगर किसी को अपने शूज़ बेचने हैं तो पहले वो डायरेक्टली वीट वाले के पास नहीं जा पाएगा, जैसे पहले सिस्टम होता था ऐसे, है ना? तो बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी. दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड क्या होता था कि इसमें यू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटी. आप एक दूसरे की कमोडिटी के लिए पैसा देते हो, और पैसा नॉट पैसा बट एक्चुअली कमोडिटी, कुछ भी कमोडिटी, जैसे अपने शूज़ के एक्सचेंज में वीट ले लिया, कुछ भी हो सकता है. हमने शुगर के एक्सचेंज में सपोज सॉल्ट दे दिया. तो डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स वो होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज़, मतलब कि आपकी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, दोनों एग्री करते हैं कि हाँ भाई हमें एक दूसरे की कमोडिटी चाहिए, एंड देन हाँ दैट्स हाउ दे एक्सचेंज, राइट? ओके. हमारी इकोनॉमी में वेयर मनी इज़ इन यूज़, मनी
provides the crucial intermediate step that eliminates the need for double coincidence of what. अब ऑब्वियसली अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो आपको पहले अपनी कमोडिटी बेच कर पैसा लेने के बाद दूसरे बंदे को उस पैसे से दूसरी कमोडिटी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली उसको मनी दो एंड यू कैन बाय द कमोडिटी, यू कैन टेक द कमोडिटी विद यू, राइट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो इसके लिए आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं करना पड़ेगा कि मतलब कि भाई पहले आप उसको दूसरी कमोडिटी करो. इसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं. ये बहुत ये शायद इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, बट बार्टर सिस्टम बोलते थे इसको, कि हम इस कुछ कमोडिटी को बेचकर दूसरे की कमोडिटी ले रहे हैं, एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, सेलर और बायर के बीच में. व्हाट इज इट कॉल्ड? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या फिर बार्टर सिस्टम. सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट्स कॉल्ड मीडियम एक्सचेंज, मीडियम फॉर एक्सचेंज. ठीक है, तो एक मीडियम एक्ट करता है, इंटरमीडिएट एक्ट करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसलिए हम इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. अब पहले ज़माने में मैंने आपको कमोडिटीज़ की बात कर दी, लेकिन फिर उसके थोड़ा अब आगे जाते हैं तो हमें दिखता है कि ऐसे पहले ऐसे कॉइन्स होते थे, गुप्ता कॉइन्स. अलग अलग डायनेस्टीज़ के अलग अलग कॉइन्स. गुप्ता कॉइन्स हो गए, तुगलक डायनेस्टी के तुगलक कॉइन्स, अकबर्स रेन के गोल्ड मोहर. ठीक है, मॉडर्न कॉइन. तो ये अलग अलग चेंज होते रहे कॉइन्स. ठीक है, तो आप अपने नाना नानी दादा दादी से पूछना कि उनके ज़माने में कैसे कॉइन्स होते थे. उनके ज़माने में ना काफ़ी डिफरेंट होते थे कॉइन्स. उस समय पैसे का सिस्टम भी था. अब तो रुपीज़ की बात कर लेते हैं ना. तो उस समय ऐसे जैसे कि मैंने देखा है कि मेरे विलेज में फ्लावर शेप्ड के, स्क्वायर शेप के कॉइन्स होते थे, एंड दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग. आई वुड रियली लाइक टू कलेक्ट दोस. तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे चेंज होते गए, राइट. शेप्स बदलती गई, उनकी जो उनमें जो बना होता था वो भी बदलता गया. अब देखो मेटेलिक कॉइन्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर कॉइन्स, है ना. ये फेज था जो बहुत वेल कंटिन्यू हुआ लास्ट सेंचुरी तक. अब करेंसी की बात करें तो मनी, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है उसको मनी बोलते हैं, उसको करेंसी पेपर नोट्स बोलते हैं, एंड कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. Unlike the things that were used in money earlier, modern currency is not made up of precious metal. मतलब कि अगर आपने सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड से नहीं, right? And unlike grain and cattle, there are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. तो हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्यों एक्सेप्ट करते हैं? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. The government of the country बोलती है कि हाँ भाई ये हमारी ऑथराइज्ड करेंसी है, आप इसी को यूज़ करोगे. हर कंट्री का अलग अलग पैसे होते हैं, राइट. मनी होता है, सिमिलर नहीं होता. हमारे मनी में गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है. अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे तो उनके करेंसी भी कुछ और फ़ोटो बनी होगी. तो सबका मनी सेम नहीं होता, इसलिए आपको पहले चेंज करवाना पड़ता है. आपको मनी को रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, राइट. अगर आप बाहर देश जा रहे हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स. नाउ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, द RBI, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ. करेंसी नोट्स प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. As per the Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन पैसे नहीं दे सकती है. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment. तो ये लीगल बना दिया है कि जो यूज़ ऑफ मनी है एज अ रुपी एज अ पेमेंट, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया. तो रुपीज़ को आप कहीं भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते. अगर कोई आपको रुपीज़ में दे रहा है इंडिया में, तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि मुझे ये वाला पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पैसा चाहिए, क्योंकि ये ऑथराइज कर दिया है, ये लीगलाइज कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा. इंडिया में नो इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़. सो दैट्स वाई रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब डिपॉजिट्स विद द बैंक. The other form in which money holds people hold money is deposits with the bank. अब ऐसा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, like you have 2 million or maybe 4 million, etc., 5 trillion. So it's not that you will save it all of that in your wallet. तो आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, राइट. कभी कभार क्या होता है कि डे टू डे नीड्स के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो आप कह सकते हो बैंक में जाओ, पैसे निकालो. That's it. जैसे कि वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज, जो वर्कर्स एंड ऑफ द मंथ में अपनी सैलरी रिसीव करते हैं, हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ.
स्टार्टिंग में उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, एक बैंक अकाउंट अपने नाम से खोल देते हैं. बैंक दे एक्सेप्ट देयर मनी, दे एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट्स, ऑल्सो पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. उनको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी जो बैंक्स हैं, interest they pay an amount of interest also on the deposits made by the people. In this way people का जो पैसे लोगों का पैसा है वो सेफ भी है और वो इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं. So that's why it's important. This is an important question that can be framed here, that why people deposit their money with the banks. It's as simple as it seems, because they want their money to be secured, right? And they also earn a rate of interest in that. Yeah, as simple as that. Now, people also have the provision to withdraw the money as when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. तो इनको demand पे हम withdraw कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं demand deposits. Demand deposits offer another interesting facility. तो essential characteristics of money. You would have heard of payments being made by checks. आपने पता है कि checks होते हैं, 2 लाख का check ऐसा, cash की जगह. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. जो पेयर है, जिसका अकाउंट है बैंक में, तो वो क्या करता है, एक चेक बनाता है स्पेसिफिक अमाउंट का. चेक होता है पेपर जिसमें इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट. मैंने 2 लाख का चेक, ये इतने पैसे तो मुझे, ठीक है. फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, वो पर्सन के अकाउंट से चेक के बेसिस में, जिसके नाम पे वो चेक इशूड है, उसके बेसिस पे वो उसको पैसे देंगे, है ना. दैट्स हाउ वी डू इट. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे चेक नंबर दे रखा है, बैंक ब्रांच कोड है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक. ये देखो 50,000 ओनली, 57,000 ओनली, 57,000 मिस्टर सलीम प्रेम कुमार, पे प्रेम कुमार. दैट्स हाउ वी डू इट. ठीक है, आप देख सकते हो. परफेक्ट. नाउ thus we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposits make it possible to directly settle payments. तो checks आप directly settle कर सकते हो. check से उस paper instructing demand जो करता है, उससे आप directly settle कर सकते हो payments without the use of money, without the use of cash, right? Demand deposits widely accept किए जाते हैं as a medium of payments along with currency. They constitute money in the modern economy. Now you must remember that banks play an important role in here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against the deposits. अब देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी मनी जो है वो करेंसी एंड डिपॉजिट्स क्लोजली लिंक्ड है टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स देखो. अब हम बैंक्स की स्टोरी को आगे ले जाते हैं. एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है. बैंक्स क्या करते हैं, छोटा सा प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट अपने पास रखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स इन इंडिया ये क्या करते हैं, दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ द कैश डिपॉजिट्स. जो आपने डिपॉजिट किया उसका 15% अपने पास रखेंगे. दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक्स द बैंक ऑन एनी गिवन डे. तो मतलब कि ये 15% जो अपने पास रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि कभी भी वो जिसने डिपॉजिट किया है मनी, वो कभी भी अपना मनी ले सकता है, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए वो अपने पास रखते हैं. ठीक है. Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. Banks क्या करते हैं, मेजर पोर्शंस ऑफ डिपॉजिट्स को ना 15% अपने पास रखते हैं, बाकी लोन्स एक्सटेंड करने के लिए रखते हैं. ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड होती है लोन्स के लिए फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बहुत सारे लोग लोन्स लेते हैं आजकल. तो